ग्रीन रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। 1960s से पहले इंडिया शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस में था। मतलब हम सर्वाइवल के लिए इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स पर डिपेंड करते थे। इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लाया गया, जिसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 कहते हैं। इसका कोर लॉजिक एक सिंपल पैकेज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ये पैकेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एक चीज काम नहीं करती, इट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो नॉर्मन बोरलॉग ने डेवलप किए थे, स्पेसिफिकली ड्वार्फ व्हीट, उनकी जेनेटिक पोटेंशियल तभी अनलॉक होती है जब उन्हें हेवी डोज में केमिकल फर्टिलाइजर्स एनपीके और अश्योर्ड इरिगेशन मिले। अगर पानी नहीं दोगे तो ये सीड्स जल जाएंगे, अगर फर्टिलाइजर्स नहीं दोगे तो यील्ड हाई नहीं होगी। तो ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशन क्या हुई? ये रेवोल्यूशन पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं था। इसका सक्सेस ज्योग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। सोचो जरा, क्यों यही रीजन्स? क्योंकि यहाँ पहले से कैनाल इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप हो चुके थे और फार्मर्स रिलेटिवली प्रॉस्परस थे, जो एक्सपेंसिव इनपुट्स अफोर्ड कर सकते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया एक फूड डेफिसिट नेशन से फूड सरप्लस नेशन बन गया और बफर स्टॉक्स क्रिएट हो गए। लेकिन इस सक्सेस के साथ डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई। सबसे बड़ी डिस्पैरिटी थी क्रॉप स्क्यू। सिर्फ वीट और राइस पर फोकस किया गया क्योंकि ये स्टेपल डाइट थे, जिसके कारण कोर्स सीरियल्स, मिलेट्स और पल्सेस निगलेक्ट हो गए। इसने हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर दिया। दूसरी डिस्पैरिटी थी रीजनल इनइक्वालिटी। इरिगेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया इकोनॉमिकली बहुत आगे निकल गया, जबकि रेनफेड रीजन्स, जहां पानी की कमी थी, वो पीछे रह गए। इंटर रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ गई। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी तो अचीव कर ली, पर हमने एक बड़ा गैप क्रिएट कर दिया बिटवीन इरिगेटेड रिच फार्मर्स एंड रेन फेड पुअर फार्मर्स। इसलिए जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इसे सिर्फ प्रोडक्शन जंप नहीं, बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल इवेंट के रूप में देखना चाहिए, जो आज भी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज को डिक्टेट करता है। क्लियर है? ये प्रोडक्टिविटी जंप तो आया, लेकिन इसने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बेसिक फंडामेंटल्स को चैलेंज कर दिया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के इकोलॉजिकल बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे। जब हम नेचर को फोर्स करते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, तो नेचर उसका प्राइस वसूल करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के इंटेंस इनपुट यूजेज ने सिवियर इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा किए, जो 3 मेन लेवल्स पर दिखते हैं: सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस को देखो। पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन्स जो क्लाइमेटिक तौर पर सेमी एरिड हैं, मतलब जहां बारिश कम होती है, वहां हमने राइस यानी पैडी और शुगर केन जैसे वाटर गजलिंग क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। राइस को उगाने के लिए फ्लडेड फील्ड्स चाहिए। ये पानी कहां से आया? कैनाल से और ट्यूबवेल से। जब हम ट्यूबवेल से एक्सेसिव ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो एक्विफर का रिचार्ज रेट एक्सट्रैक्शन रेट से कम हो जाता है। इससे वाटर टेबल नीचे गिरता है और डार्क जोन्स क्रिएट होते हैं, जहां पानी खत्म होने की कगार पर है। दूसरा मेजर इशू है पेडोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी सॉइल की क्वालिटी खराब होना। एक्सेसिव इरिगेशन से एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। जब जमीन में पानी भरा रहता है तो अंडरग्राउंड सॉल्ट्स पानी के साथ घुलकर ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो सॉल्ट्स मिट्टी की ऊपर की परत पर जम जाते हैं, जिसे सैलाइनाइजेशन या रे या कलर कहते हैं। ये जमीन को बंजर यानी इनफर्टाइल बना देता है। इसके अलावा फार्मर्स ने यील्ड बढ़ाने के चक्कर में यूरिया यानी नाइट्रोजन का इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, क्योंकि वो सस्ता था। आइडियली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम एनपीके का रेशियो 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन पंजाब में ये डिस्टॉर्ट होकर हाईली इम्बैलेंस्ड हो गया है, जिसने सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ा दी है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को खत्म कर दिया है। तीसरा नुकसान है एग्रो बायोडाइवर्सिटी लॉस। पहले फार्मर्स डाइवर्स क्रॉप्स उगाते थे, दाल, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने मोनोकल्चर को प्रमोट किया, यानी बड़े एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप, वीट या राइस। समझ रहे हो? जब आप जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म कर देते हैं तो पूरा क्रॉप इकोसिस्टम पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए वल्नरेबल हो जाता है। अगर एक पेस्ट अटैक करेगा तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सभी पौधों का जेनेटिक मेकअप सेम है।
ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक आवर-ग्लास मॉडल था जहां डाइवर्सिटी थी, लेकिन अब हमने उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया है, जिसने इकोसिस्टम की रेजिलियंस को वीक कर दिया है। ये इकोलॉजिकल क्राइसिस आज एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के इकोलॉजिकल और रीजनल फ्लॉज अब क्लियर हो चुके हैं, पॉलिसी मेकर्स अब सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका फोकस अब नॉर्थ वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्टर्न इंडिया पर है। इस स्ट्रैटेजी को BGREI यानी ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया कहते हैं। वाई ईस्ट? सोचो, पंजाब और हरियाणा अब सैचुरेटेड हैं, वहां प्रोडक्टिविटी अब और नहीं बढ़ सकती, लेकिन ईस्टर्न स्टेट्स जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ईस्टर्न यूपी में अभी भी यील्ड गैप है। यील्ड गैप का मतलब है कि पोटेंशियल प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में अंतर है। इन एरियाज में वाटर रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, लेकिन मैनेजमेंट पुअर था। अगर हम वहां सही इनपुट्स और टेक्नोलॉजी अप्लाई करें तो प्रोडक्शन मैसिव लेवल पर बढ़ सकता है, बिना इकोलॉजी को स्ट्रेस किए। इस शिफ्ट का दूसरा पिलर है डाइवर्सिफिकेशन और रेन फेड एग्रीकल्चर पर फोकस। सिर्फ सीरियल्स यानी अनाज उगाने से फार्मर की इनकम नहीं बढ़ रही, इसलिए हम रेनबो रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेनबो का मतलब है एग्रीकल्चर के हर सेक्टर को इंटीग्रेट करना, सिर्फ ग्रीन यानी ग्रेन्स नहीं, बल्कि येलो ऑयल सीड्स, ब्लू फिशरीज, व्हाइट डेयरी और गोल्डन हॉर्टिकल्चर या फ्रूट्स रेवोल्यूशन लाना। इसका लॉजिक समझो। फार्मा के इनकम स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ मॉनसून पर डिपेंड ना रहे। अगर बारिश फेल हुई और क्रॉप खराब हुई तो पोल्ट्री या डेयरी उसे बचा ले। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच है जो रिस्क को स्प्रेड कर देता है। रेनफेड एरियाज जहां नवारों यानी कनाल्स का पानी नहीं पहुंचता, वहां हम वाटरशेड मैनेजमेंट अडॉप्ट करते हैं। यहां हम बड़े डैम्स नहीं बनाते, बल्कि छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे चेक डैम्स और फार्म पॉन्ड्स, ताकि बारिश का पानी वहीं रोका जा सके और जमीन में पर्कुलेट हो यानी इन्फिल्ट्रेशन। इससे सॉइल मॉइस्चर बचता है। साथ ही हम वहां ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाते हैं जैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स। नोट करो कि इंडिया पल्सेस और एडिबल ऑयल का बड़ा इंपोर्टर है। अगर हम ड्राईलैंड एरियाज में इनकी खेती बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट बिल कम होगा और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी, रीजनल बैलेंस और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करते हैं उन मॉडल्स की जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग को रिप्लेस करके सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं। केमिकल फार्मिंग ने प्रोडक्शन तो दी, लेकिन सॉइल को एडिब बना दिया फर्टिलाइजर्स का। इस साइकिल को तोड़ने के लिए 3 मेजर मॉडल्स इमर्ज हुए हैं: ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी ZBNF और पर्माकल्चर। ध्यान देना, इन तीनों का कोर फिलॉसफी सेम है, सिंथेटिक केमिकल्स को एलिमिनेट करना और नेचर के प्रोसेसेस को मिमिक करना, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन में फर्क है। सबसे पहले सिक्किम मॉडल यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को देखते हैं। सिक्किम इंडिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। यहाँ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पूरी तरह बैंड है। इसकी जगह बायो फर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद और ग्रीन मैन्योर यूज होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्टिफिकेशन। अगर फार्मर सर्टिफाई नहीं कर पाएगा कि उसकी क्रॉप केमिकल फ्री है, तो उसे प्रीमियम मार्केट प्राइस नहीं मिलेगा। शुरुआत में यील्ड थोड़ी गिर सकती है, इनिशियल टिप, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल हेल्थ इंप्रूव होने से यील्ड स्टेबल हो जाती है और इनपुट कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। कार्डेमम और जिंजर जैसे क्रॉप्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑर्गेनिक टैग के साथ बहुत हाई है। दूसरा मॉडल है ZBNF, जो सुभाष पालेकर ने पॉपुलराइज किया। इसके नाम में ही इसका राज है, जीरो बजट। इसका मतलब ये नहीं कि खर्चा जीरो है, बल्कि इसका मतलब है कि फार्मर को मार्केट से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। इनपुट्स जीरो कॉस्ट होंगे क्योंकि वो फार्म पर ही अवेलेबल हैं। इसके 4 व्हील्स हैं। पहला, जीवामृता, काउडंग और यूरिन का फर्मेंटेड कल्चर जो सॉयल माइक्रोब्स को एक्टिवेट करता है। दूसरा, बीजामृता, सीड्स को ट्रीट करना। तीसरा, आच्छादना या मल्चिंग, सॉइल को कवर करके रखना ताकि मॉइस्चर ना उड़े। और चौथा, वापसा, सॉइल एरेशन मेंटेन करना। ये मॉडल फार्मर को डेट साइकिल से बाहर निकालता है क्योंकि उसे महंगे इनपुट्स के लिए लोन नहीं लेना पड़ता। तीसरा कॉन्सेप्ट है पर्माकल्चर और ट्रेडिशनल विजडम। पर्माकल्चर एग्रीकल्चर से ज्यादा एक डिजाइन सिस्टम है। ये नेचुरल इकोसिस्टम्स को कॉपी करता है। जैसे जंगल में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालता फिर भी पेड़ उगते हैं, वैसे ही पर्माकल्चर में हम जोन्स बनाते हैं। घर के पास वेजिटेबल गार्डन, जोन 1, उसके बाद फूड फॉरेस्ट और दूर वाइल्ड एरियाज।
ये पॉलीकल्चर यानी बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ और पेरिनियल क्रॉप्स जो सालों साल चले पर फोकस करता है। परंपरागत कृषि विकास योजना के थ्रू गवर्नमेंट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से इन ट्रेडिशनल मेथड्स को वापस प्रमोट कर रही है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो सके। एग्रीकल्चर सिर्फ खेत में बीज बोने तक सीमित नहीं है। आज के दौर में ये टेक्नोलॉजी और डेटा का खेल बन गया है। टेक्नोलॉजी का रोल है इनएफिशिएंसीज को हटाना और प्रिसिजन लाना। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 मेजर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं: डिजिटल मार्केट्स, प्रिसिजन फार्मिंग और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहली समस्या है मार्केट फ्रैगमेंटेशन। फार्मर को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिलता क्योंकि वो लोकल मंडी एपीएमसी में ट्रैप्ड है। ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो सभी मंडीज को डिजिटली कनेक्ट करता है। अब फार्मर अपनी क्रॉप का ऑनलाइन ऑक्शन कर सकता है और देश के किसी भी कोने का ट्रेडर बिड कर सकता है। इससे प्राइस डिस्कवरी ट्रांसपेरेंट होती है और मिडिलमैन का रोल कम होता है। दूसरा एस्पेक्ट है प्रिसिजन एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम पूरे खेत में एक जैसा फर्टिलाइजर और पानी डालते हैं, चाहे ज़रूरत हो या न हो। प्रिसिजन फार्मिंग में हम ड्रोन्स, सेंसर्स और सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं। जैसे किसान ड्रोन्स खेत के ऊपर उड़कर असेस करते हैं कि किस स्पेसिफिक पैच में कीड़ा लगा है या कहाँ न्यूट्रिएंट की कमी है। फिर हम सिर्फ वहीं स्प्रे करते हैं। इसे वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स बताते हैं कि मिट्टी में नमी कितनी है ताकि ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम तभी पानी दे जब ज़रूरत हो। इससे रिसोर्सेज की बचत होती है और इनपुट कॉस्ट ड्रास्टिक लेवल पर कम होता है। तीसरा और सबसे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है एग्री स्टैक या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आधार इंसान की डिजिटल आईडी है, वैसे ही एग्री स्टैक में हर फार्मर और उसकी ज़मीन की एक यूनिक आईडी होगी। ये एक डेटा का इकोसिस्टम है जहां लैंड रिकॉर्ड्स, फार्मर आईडी और क्रॉप डेटा इंटरलिंक्ड होंगे। Why is this game changing? सोचो, अगर बैंक के पास फार्मर का वेरीफाई किया हुआ डिजिटल डेटा है तो वो तुरंत लोन अप्रूव कर सकता है बिना पेपर वर्क के। इंश्योरेंस कंपनी सैटेलाइट डेटा देखकर क्लेम सेटल कर सकती है बिना फिजिकल इंस्पेक्शन के। स्टार्टअप्स इस डेटा को यूज करके फार्म टू फॉर्क सप्लाई चेन्स बना सकते हैं या एक्यूरेट वेदर एडवाइजरी दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को एक फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रही है जहां डेटा ही नया फर्टिलाइजर है। जमीनी खेती के बाद अब हम पानी की खेती यानी ब्लू रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन का मकसद सिर्फ मछली पकड़ना, कैप्चर फिशरीज नहीं है, बल्कि मछली पालना, कल्चर फिशरीज या एक्वाकल्चर है, ताकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ाई जा सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का रोड मैप है। इसके 3 पिलर्स हैं: प्रोडक्शन बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज, हार्बर्स क्रिएट करना और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। एक पॉइंट टू नोट, मछली पकड़ लेने के बाद अगर वो मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो गई तो सब मेहनत बेकार। इसलिए कोल्ड चेन इसमें क्रिटिकल है। एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट या ट्रेंड शिफ्ट देखने को मिला है। हिस्टोरिकली इंडिया में मरीन फिशरीज यानी समुद्र से मछली पकड़ना डोमिनेंट थी, लेकिन अब इनलैंड फिशरीज, नदी, तालाब, रिजर्वॉयर्स का प्रोडक्शन मरीन से ज्यादा हो गया है, अप्रॉक्स 74% शेयर। ऐसा क्यों? क्योंकि मरीन रिसोर्सेज, स्पेसिफिकली नियर शोर एरियाज, ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। समुद्र के किनारे अप टू 12 नॉटिकल माइल्स इतनी ज्यादा बोट्स हैं कि मछलियां बची ही नहीं हैं। इसे ओवरफिशिंग जोन कहते हैं। इसलिए फोकस अब इनलैंड एक्वाकल्चर पर शिफ्ट हुआ है, जहां फार्मर्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कार्प या पेंगेसियस पालते हैं। ये प्रिडिक्टेबल है और मैनेजेबल है। लेकिन मरीन सेक्टर में अभी भी एक अनटैप्ड पोटेंशियल है और वो है डीप सी फिशिंग। हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। किनारे पर भीड़ है, लेकिन गहरे समुद्र में ट्यूना जैसे हाई वैल्यू फिश रिसोर्सेज अभी भी अवेलेबल हैं। हमारे ट्रेडिशनल फिशरमैन की छोटी बोट्स वहां तक नहीं जा सकती। इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन में बड़ी वेसल्स और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है ताकि हम इस अनटैप्ड पोटेंशियल को एक्सेस कर सकें। साथ ही मैरीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, यानी समुद्र के बीच में केजेस लगाकर मछली पालना या सीवीड कल्टीवेशन करना। सीवीड एक बायोस्टिमुलेंट है और कमर्शियल वैल्यू रखता है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, इनलैंड में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ और मरीन में डीप सी की तरफ जाओ ताकि रिसोर्सेज का सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन हो सके।
अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो है स्ट्रक्चरल। ये प्रॉब्लम्स सुपरफिशियल नहीं है, बल्कि सिस्टम की बनावट में है। सबसे पहली और फंडामेंटल प्रॉब्लम है लैंड कंस्ट्रेंट्स। इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1.08 हेक्टेयर से भी कम है। 86% फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, लेस देन 2 हेक्टर्स। समझ आया? जब जमीन का टुकड़ा इतना छोटा होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम नहीं करती। छोटे खेत में बड़ा ट्रैक्टर चलाना या महंगी टेक्नोलॉजी लगाना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि फार्मर के पास इन्वेस्टेबल सरप्लस यानी बचत नहीं बचती, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस यानी गुजारा के लिए खेती करता है। मैकेनाइजेशन मिसमैच यहीं से आता है। मशीनरी अवेलेबल है पर छोटे खेत के लिए सूटेबल नहीं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मार्केटिंग और एपीएमसी इश्यूज हैं। फार्मर जब अपनी फसल लेकर एपीएमसी मंडी जाता है तो वहां मिडिलमैन यानी अड़हतियाज का कंट्रोल होता है। फार्मर प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर होता है। कार्टेलाइजेशन होती है और दाम गिरा दिए जाते हैं। मंडी सिस्टम में लीकिंग बकेट जैसा हाल है। इंटरमीडियरी कैप्चर के कारण कंज्यूमर जो हाई प्राइस पे करता है उसका बहुत छोटा हिस्सा फार्मर को मिलता है। लैक ऑफ स्टोरेज और ग्रेडिंग फैसिलिटीज के कारण फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, मतलब मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना ताकि फसल सड़ ना जाए। तीसरा पिलर है क्रेडिट और इंश्योरेंस। ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि फार्मर के पास छोटी जमीन है और इनकम कम है, बैंक्स उसे लोन देने में हिचकिचाते हैं, यानी हाई रिस्क। इसलिए फार्मर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी मनी लेंडर्स के पास जाता है जो 24 to 60% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब क्रॉप फेल होती है, मॉनसून या पेस्ट की वजह से, या मार्केट में प्राइस क्रैश होता है, तो फार्मर लोन चुका नहीं पाता और नए सीजन के लिए फिर कर्जा लेता है। इसे विशियस साइकिल ऑफ डेट कहते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई जैसी स्कीम्स हैं, लेकिन पेनिट्रेशन अभी भी कम है। मनी लेंडर से लिया गया लोन अक्सर प्रोडक्टिव काम के लिए नहीं, बल्कि पुराना ब्याज चुकाने में चला जाता है। ये स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, जमीन का साइज, मार्केट का स्ट्रक्चर और क्रेडिट का एक्सेस ही वो रीजंस हैं जो फार्मर को गरीबी के चक्रव्यूह से निकलने नहीं देते। इंडियन पॉलिसी मेकिंग में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट आया है, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से इनकम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ। पहले हमारा गोल था फूड सिक्योरिटी यानी देश के लिए अनाज। अब गोल है फार्मर्स वेलफेयर यानी किसान की जेब में पैसा। अशोक दलवाई कमेटी ने डबलिंग फार्मर्स इनकम का रोड मैप दिया। इसमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना काफी नहीं है। इसके 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना और हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी डाइवर्सिफिकेशन पर शिफ्ट करना। सिर्फ गेहूं चावल से इनकम डबल नहीं होगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और एलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी और पोल्ट्री से होगी। लेकिन छोटे फार्मर्स ये अकेले कैसे करेंगे? यहां रोल आता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का। स्लाइड 7 में हमने देखा कि समस्या फ्रैगमेंटेशन थी, यानी छोटे खेत। एफपीओ उसका समाधान है कलेक्टिवाइजेशन के थ्रू। जब 100-200 छोटे फार्मर्स मिलकर एक ग्रुप यानी एफपीओ बनाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। वो इनपुट्स, खाद, बीज बल्क में खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है और अपनी उपज बल्क में बेचते हैं तो ज्यादा दाम मिलता है। एफपीओ फार्मर्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल देता है, बिना उनकी जमीन छीने। ये एक एग्रीगेशन मॉडल है जो वीक इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव में बदल देता है। फाइनली सपोर्ट सिस्टम में भी बदलाव आ रहा है। प्राइस सपोर्ट वर्सेस इनकम सपोर्ट। अब तक हम एमएसपी पे डिपेंड करते थे। एमएसपी एक मार्केट डिस्टॉर्टिंग टूल है। ये स्पेसिफिक क्रॉप्स को जैसे वीट या राइस को फेवर करता है और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ता है, जैसे पंजाब में वाटर क्राइसिस। डब्ल्यूटीओ में भी इस पर ऑब्जेक्शन उठते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, जैसे पीएम किसान स्कीम। इसमें गवर्नमेंट सीधा कैश ट्रांसफर करती है फार्मर के बैंक अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये लिक्विडिटी कुशन देता है ताकि फार्मर इनपुट्स खरीद सके। इनकम सपोर्ट मार्केट न्यूट्रल है। फार्मर पैसे का यूज करके कोई भी क्रॉप उगा सकता है, सिर्फ वही नहीं जिस पर एमएसपी हो। ये शिफ्ट एक सेफ्टी नेट ट्रांजिशन है, प्रोक्योरमेंट बेस्ड सपोर्ट से डायरेक्ट कैश बेस्ड सपोर्ट की तरफ, जो आधार और बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी जैम ट्रिनिटी के थ्रू एनेबल हुआ है। ये रिफॉर्म्स फार्मर को सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में है।